Student friend follower, you're listening to the voice of Sarana. Our contact number is 0305631964. टी.एस. इलियट इंग्लैंड के अंदर पैदा हुए। टी.एस. इलियट जाने जाते हैं कि ये ट्रेडिशनलिस्ट थे। ट्रेडिशन को एक वाइब्रेंट और डायनेमिक और एक प्रोडक्टिव चीज़ मानते थे। स्टैटिक नहीं, कॉपी नहीं, एक प्रोडक्टिव, एक डायनेमिक, एक मूविंग, एक लिविंग बीइंग, दैट इट इज़ मूविंग, इट्स डेवलपिंग। ही से दैट व्हेनेवर वन पर्सन gets knowledge of tradition and infuse his individual knowledge, it creates something wonderful. And once he has created wonderful, it will be once again added in the tradition, and the person, the poet who are coming, they will be getting advantage from the traditions, and once again he will be infusing his personal knowledge and visual knowledge, and he will also later become the part of the tradition. कि एक पोएट ट्रेडिशन से अपना इल्म हासिल करता है, होमर से प्रेजेंट एज तक सारे लिटरेचर को स्टडी करके अपने अंदर लेके आता है हिस्टोरिकल सेंस। हिस्टोरिकल सेंस आती है तो वो विजनरी हो जाता है, साथ उसका इंडिविजुअल नॉलेज क्रिएट करता है। एक चीज़ नहीं, मेयर कॉपी ट्रेडिशन की करना और वैसी चीज़ बना देना, कहता है ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। अगर आप उसके साथ अपना इंडिविजुअल नॉलेज और उनका नॉलेज अपने साथ ब्लेंड करके एक नई चीज़ क्रिएट करोगे तो ट्रेडिशन का हिस्सा तुम भी बन जाओगे, उस लाइन के अंदर ऐड हो जाओगे। जो हट जाता है ट्रेडिशन से, कहता है वो कट ऑफ, एक कटे हुए पत्ते की तरह है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। बहुत सारे पोइट्स ने इंडिविजुअल ट्राई किया कि खुद ही लिख दें ट्रेडिशन को छोड़कर, वो नाकाम हुए। ठीक है, आपने होमर से लेकर प्रेजेंट एज तक स्टडी करना है, टी.एस. इलियट कहता है, और अपना नॉलेज ब्लेंड करना है, उसके साथ इन्फ्यूज़ करना है और एक वंडरफुल चीज़ क्रिएट करनी है, और ट्रेडिशन का खुद ब खुद आप हिस्सा बन जाओगे। जो इससे कट ऑफ हो जाता है वो एक कटे हुए पत्ते की तरह होता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। तो उसकी ट्रेडिशन का कंसेप्ट जो है वो लिविंग है, वो डायनेमिक है, वो प्रोडक्टिव है, वो स्टैटिक नहीं है, वो कॉपी नहीं है। ये तो होगी उसकी ऐसे की बात। अब हम उसकी थोड़ी सी लाइफ के बारे में बात कर लेते हैं। ये अमेरिका में इन्होंने तालीम हासिल की इब्तदाई, और उसके बाद इंग्लैंड आ गए, और इंग्लैंड में इन्होंने छोटी छोटी जॉब्स की हैं, जैसे क्लर्क, जैसे कि टीचर, जैसे कि बैंकर्स, और उसके बाद फिर क्रिटिक, पब्लिशर्स। और यहाँ पे मुलाकात होती है वेविट नामी एक ख़ातून से, उससे मुतासर होते हैं, शादी कर लेते हैं। लेटर वो बर्टन रसल के साथ अफेयर में इन्वॉल्व हो जाती है। तो वेस्टलैंड जो है उसके अंदर हमें रिफ्लेक्शन मिलती है कि किस तरह लेडीज़ जो हैं, ये ज़मीन जो है वो बंजर हो चुकी है। हम अपने जो हमारे स्टैंडर्ड हैं, रिलीजियस वैल्यूज़ हैं, या हमारे जो भी हमारा एक स्टैंडर्ड था उससे हट गए हैं। आफ्टर वर्ल्ड वार मैंने आपको कहा था, लोग जो हैं उनका वो कुछ अथीस्ट हो गए थे, मज़हब से दूर हो गए थे। इंडस्ट्रियल जो वर्ड थी उन्होंने लोगों को गॉड से दूर कर दिया था। तो टी.एस. इलियट वेस्टलैंड के अंदर ये डिमांड करते हैं कि अब सेकंड कमिंग की ज़रूरत है, कि कोई क्राइस्ट जैसी पर्सनैलिटी आए, कोई मसीहा आए, कोई क्राइस्ट आए, और इस थकी हुई इस बंजर लैंड को वो दोबारा से क्या कर दे, दोबारा से रिवाइव कर दे। तो ये अपनी पोएम द वेस्टलैंड के अंदर ये कॉन्सेप्ट देते हैं कि नाउ वी नीड अ मसीहा, no we need a Christ come and he will regenerate this a kind of land, dry land को दोबारा से रीजनरेट कर दे, हमें ज़रूरत है। पोएट था, प्ले राइट था, क्लर्क रहा है, टीचर रहा है, क्रिटिक रहा है, राइटर रहा है, नाम है टी.एस. इलियट। लेट्स डिस्कस फर्दर। टी.एस. इलियट की जो पोएम है, इसका पहला जो नाम था ज़रा नोट कर लीजिए। इसने पहले इसका नाम लिखा ही डू द पुलिस इन डिफरेंट वॉइसेस, यानी इसने पहला नाम तो इसका ये रखा। उसके बाद ये नाम चेंज करके जब एजरा पाउंड के साथ इसकी डिस्कशन होती है, और पहले जब इसने लिखा था तो मैंने आपको बताया कि तकरीबन 1000 लाइन थी। ठीक है, और उसके कहने पर इसको किया गया 343 लाइन्स में टी.एस. इलियट ने। टी.एस. इलियट के उस्ताद टीचर जिसको कहते हैं एजरा पाउंड, वो भी अमेरिका से थे। टी.एस. इलियट के उस्ताद का कोट है मेक इट न्यू। वो कहता है कि एंशंट चीज़ें जो होती हैं वो क्लासिक होती हैं। ये भी कहता है कि मैं अप्रोच में क्लासिसिस्ट अप्रोच में हूँ। वो कहता है मेक इट न्यू, कि इंसान को पुरानी चीज़ को लेना चाहिए, उसे एक नई शेप के साथ देना चाहिए, लोगों को नई शेप दे के, रिफाइन करके, इम्प्रूव करके,
मेंड करके, नया बना के, रिन्यू करके, मेक इट न्यू उसका कोट है कि हम पुरानी चीज़ों को जो कि क्लासिक हैं वो बड़ी अच्छी फॉर्म में हैं, हम जस्ट उसे थोड़ा सा काट छांट करके रिफाइन करके पेश करें तो वो बड़ी अच्छी बन जाएंगी, वो नया ही स्टाइल बन जाएगा। ये उसका कोट था। एनीवे, इसको याद कर लें। उसके बाद पहली तो बात यह है कि ये जो दौर था ये रियलिज्म का दौर था। अगर आप मॉडर्निस्ट मूवमेंट को आपने मुझसे पढ़ा तो मैंने आपको बताया था कि रियलिस्ट थे लोग। अगर आप ने बर्टन रसल को पढ़ा हो तो वो भी एक मॉडर्न फिलासफर था। वो क्या कहता है कि इंसान को रियलिस्ट होना चाहिए, रैशनलिस्ट होना चाहिए, एम्पेरिसिस्ट होना चाहिए, एम्पेरिकल वैल्यूज़ को मानना चाहिए, 2+2=4 को मानना चाहिए। मज़हब जो है वो उसके नज़दीक कुछ नहीं था। वो कहता है कि मेरे आइडियाज़ जो हैं वो भी कोई परमानेंट नहीं है, कोई अच्छा आइडिया आ जाए तो मैं पहले को छोड़ दूंगा, उसने कहा था। तो ये एक रियलिस्ट था। एक रियलिज्म की दुनिया भी आपको ये दिखाता है। वो कहता है जी ये एज जो है ये एक रियलिज्म की दुनिया थी, ठीक है। वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 जो है वो भी हो चुकी थी, तो लोग जो थे ज़्यादा मज़हब से दूर हो रहे थे, नर्वस। जब ये इसने पोएम लिखी तो कहते हैं कि टी.एस. इलियट जो है उनको नर्वस ब्रेकडाउन भी हुआ था। नर्वस ब्रेकडाउन का मतलब होता है कि इतना उन्होंने पढ़ा था लिटरेचर को, इतना डीप स्टडी किया था टी.एस. इलियट ने कि टी.एस. इलियट को कहते हैं कि नर्वस ब्रेकडाउन भी हो गया था। ये जब वो उधर से हील हुए हैं तो उसके बाद इसने पोएम लिखी थी। इस पोएम के अंदर उसने बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज़ जो हैं, मिथ जो हैं वो इकट्ठी की हैं। इवन के हिंदू मिथोलॉजीज़ को भी, उसका भी जिक्र किया है। ग्रीक, फ्रेंच और ग्रीक और जर्मन और संस्कृत को भी उसने उससे भी लिया है। लिख लें कहाँ कहाँ से उसने आइडियाज़ लिया है। लैटिन से, फ्रेंच से, जर्मन से, इनकी जो मैथोलॉजीज़ हैं इनको उसने डिस्कस कर दिया। तो देख लें, जब इतनी चीज़ें मिलाएगा तो मुश्किल तो हो जाएगी। ग्रीक से, ये सारी उसने पढ़ रखी थी। उसके बाद संस्कृत से, संस्कृत ये जो इंडियन लैंग्वेज थी, इब्तदाई लैंग्वेज, एंशिएंट लैंग्वेज, संस्कृत। अब इतने नॉलेज से उसने क्या किया, उसके अंदर इन्फ्यूज़ किया। अब टी.एस. इलियट ने जब इसको लिखा तो टी.एस. इलियट को पता चल गया कि ये मैं इतनी मुश्किल लिख बैठा हूँ, ये लोगों को समझ नहीं आएगी। तो उसने फिर फुट नोट बनाए इसके। फुट नोट का समझती है मतलब कि मुश्किल अल्फाज को एक्सप्लेन कर दिया, छोटे छोटे नोट्स दे दिए साथ, ठीक है। पॉइंट्स लिख दिए, भाई इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये, इस रेफरेंस का मतलब ये, मैंने फलां से लिया है। इसको कहते हैं फुट नोट्स। ये मैं वेस्टलैंड की बात कर रहा हूँ, हम जस्ट उसका ओवरव्यू देख रहे हैं। उसके बाद उसने क्या किया, टी.एस. इलियट ने ये पोएम लिखने के बाद 1000 लाइन में लिख दी। इसने एजरा पॉन्ड को दिखाई। एजरा पॉन्ड ने उसे कहा इसको छोटी करो। उसने फिर इसको रिफाइन करवा के इसको कर दिया 434 लाइन का। तो अब उसने कहा ये रिफाइन हो गई है। ये अपने उस्ताद से बहुत ज़्यादा मुतासर था, इम्प्रेस था। इसने अपने उस्ताद को एक नाम दिया था, वो लिख लें। इसने अपने उस्ताद को एक नाम दिया, मिगिलर्स फैबर्स, MIGLIOR, मिगिलर्स फैबर्स, FABBOR, फैबर्स। मिगिलर्स फैबर्स जो है ये एक लैटिन वर्ड है और ये डांटे की एक पोएम से उसने लिया था। उसका नाम है प्रोगेश्रियो। प्रोगेश्रियो से उसने लिया था। उसकी पोएम थी, वर्क था किसका, डांटे का। डांटे का एक वर्क था, नाम लिख लें, PURGATORIO, प्रोगेश्रियो। प्रोगेश्रियो से उसने ये शाह साउंड निकालेगा, प्रोगेश्रियो। प्रोगेश्रियो एक उसका वर्क था डांटे का, उससे इसने ये लिया और इसको उसने शामिल कर दिया इसमें। इसका मतलब भी लिख लें। इसका मतलब होता है ये अपने उस्ताद को इसने टाइटल दिया था, मतलब उसकी तारीफ़ की फिर जब उसने इसके मतलब बेटर क्राफ्टमैन,
क्या मतलब है इसका? बेटर क्राफ्टमैन इसका मतलब है। ये उसने ख़िताब दिया अपने उस्ताद को। चूँकि इसने लैटिन ग्रीक को स्टडी कर रखा है तो ये इसने डांटे से चुराया था, डांटे के वर्क प्रोग्रेशरियो से चुराया था। अब डांटे ने आगे ये डांटे जो था ये इसने अपनी एक वर्क में प्रोग्रेशरियो में इसको शामिल किया था और इसने किसी अपने और दोस्त को उसने ये लक़ब दिया था। एंड डांटे ट्रिब्यूटेड टू द अर्नट डैनियल, नाम लिख लें, अर्नट, NAUT, अर्नट डैनियल, DANIEL। ये किसने किया था? ट्रिब्यूट डांटे ने। डांटे ने ये अपने किसी दोस्त को किया और ये इसने उससे चुरा लिया। ठीक है, इसने अपने उस्ताद को कर दिया। नाम लिख लें, अर्नट, RARNUAT, अर्नट डैनियल। ये डांटे का वर्क था, डांटे के वर्क से इसने चुराया था। मिगलर्स फैबर्स, उसने क्राफ्टमैन के, बहुत अच्छा क्राफ्टमैन है मेरा उस्ताद। T.S. एलियट ने खुद बताया भाई कि जो मेरी पोएम है उसका एग्जैक्ट जो टाइटल है वो ये है, हर इसका सेपरेट वर्ड है, द वेस्ट लैंड। मेन थीम ये है कि इसकी रीजनरेशन की ज़रूरत है हमें, चूँकि ये ज़मीन जो है अब करप्ट हो गई है, बैरन हो गई है, सेक्सुअलिटी है फुल ऑफ, ठीक है, और न्यूडिटी है, हवस है, लस्ट है, बैरन बंजर लैंड है और इसको एक मसीहा की ज़रूरत है और दोबारा से वो आए और क्राइस्ट आए और इसको दोबारा क्या करे, रिफाइन करे आके। हम जिस एज में रह रहे हैं इस एज को कहते हैं मॉडर्न, यानी उसने उस वक़्त बताया कि हम जिस एज में रह रहे हैं इसको क्या कहते हैं, मॉडर्न एज। अभी तो हम पोस्ट मॉडर्न में आ गए। आफ्टर द वर्ल्ड वार 1 जो है वो एज को कहा जाता है मॉडर्न एज। लोग जो हैं उस वक्त तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था, टेक्नोलॉजी की भरमार थी, ठीक है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया हुआ था, डेवलप्ड बहुत हो गए थे, लोग लड़ रहे थे, ठीक है, और एम्पीरियलिस्ट जो थे वो भी छाए हुए थे। और उसके अलावा 6 और 7 थी वर्ल्ड, लड़ाई भी हुई थी, फर्स्ट वर्ल्ड वार भी हो गई थी, तो कोई सेंटर नहीं लग रहा था कि इस दुनिया का क्या बनेगा। दुनिया इसमें थी, टू बी और नॉट टू बी। हम क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मुझे ये रास्ता अख्तियार करना चाहिए, ये मजहबी अख्तियार करूं या सेकुलर, मैं रिलीजियस बन जाऊं, आज भी देखें तो मसले यही हैं, रिलीजियस बन जाऊं या सेकुलर बन जाऊं। अब देखिए दुनिया इसमें बटी हुई थी, कन्फ्यूजन का दौर था, क्योस का कहते हैं ना, मॉडर्न एज कन्फ्यूजन की दौर थी, क्योस का दौर था, डिस्टर्बेंस का दौर था। हम क्या कर रहे हैं, क्या हमारी थॉट के साथ, मतलब जो हम काम कर रहे हैं, हमारे एक्शन और हमारी फीलिंग में तजाद था उस वक्त, आज भी तजाद है। मैं आज भी कहूँगा, देखो जो हम काम कर रहे होते हैं, मतलब मैं डे नाइट पढ़ रहा हूँ तो क्या मेरी रूह इससे खुश हो रही है? मैं ये नहीं सोच रहा, मैं जस्ट ये सोच रहा हूँ कि बस मैं पढ़ रहा हूँ, भाई किसके लिए इतना पढ़े जा रहा हूँ, मैं दिन रात दौलत कमा रहा हूँ, मैं किसके लिए कमा रहा हूँ, क्या मेरी रूह भी खुश है इससे? यानी जो मेरी कंटेंटमेंट है, जो मेरा वर्क है, वो उसके साथ मैच नहीं करता, हमारे एक्शन हमारी फीलिंग के साथ मैच नहीं करते। ये कन्फ्यूजन उस दौर में भी थी तो आज भी है, टू बी और नॉट टू बी की कंडीशन थी मॉडर्न एज में। ये शेक्सपियर का, ये हैमलेट के अंदर बोला था हैमलेट ने, टू बी और नॉट टू बी, दिस इज अ क्वेश्चन, नोट कर लें। तो उस वक्त भी टू बी और नॉट टू बी की सिचुएशन थी, मॉडर्न लोग थे, डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया था, लोग जो हैं क्योस में थे, डिस्टर्बेंस में थे, रियलिस्ट थे लोग जो हैं